तो आज है आपका डे 13 का वीडियो, यानी 13वें दिन का वीडियो है। ये आप लोगों का क्लास जो है 11 है, ठीक है। तो क्लास 11 का आज आपका रूटीन वाइज जो पढ़ाई हो रहा है उसमें आज आपको केमिस्ट्री है, यानी रसायन विज्ञान का आप लोगों का दिन है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों का रसायन की मूल अवधारणाएं। रसायन की मूल अवधारणाएं ये है हमारा, ठीक है। और ये हमारा क्लास किस चीज का है? केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का है, रसायन शास्त्र का है, ठीक है। तो रसायन शास्त्र में आप लोगों का जो क्लास 11 का पहला जो चैप्टर है वो रसायन की मूल अवधारणाएं है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक डे 13 का वीडियो देख रहे हैं, उससे पहले अगर आप लोगों डे 12 डे 11 ये सब का वीडियो नहीं देखे हैं तो केवाईटी एजुकेशन चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, अगर प्लेलिस्ट नहीं खोजना आता तो किसी से खोजवा लीजिए, और प्लेलिस्ट खोज के और क्लास 11 का जब प्लेलिस्ट खोलिएगा तो आपका सारा का सारा वीडियो आ जाएगा। तो सारा वीडियो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को जैसे पिछली वीडियो देख रहिएगा तो अगली वीडियो समझ में आती है, इसलिए, ठीक है। तो पिछले वाला वीडियो आप लोग जाके देखिए क्लास वाइज, और रोज लाइन वाइज सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो रसायन विज्ञान के मूल अवधारणा है। अब आइए इसके बारे में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं में जो कुछ डेफिनेशन, इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पे है ये भौतिक रसायन। थोड़ा सा डेफिनेशन, 4-5 डेफिनेशन है, उसको लिखवाने के बाद अच्छी से डिटेल से इसको बताऊंगा। भौतिक रसायन, इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल ये देखिए भौतिक रसायन, यानी कि ये भौतिक रसायन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत, मतलब यह विज्ञान के ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसके अंतर्गत ये पदार्थों की संरचना, इसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना एवं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ये भौतिक रसायन है, यानी कि फिजिकल जो केमिस्ट्री है, इसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना के बारे में पढ़ा जाता है, या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन, कोई पदार्थ होता है, किसी पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में जब परिवर्तन होता है उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे H2O का वर्णन, यानी H2O यानी क्या होता है? जल। ये आप लोगों को तो पता है। तो ये मैंने लिखवाया कि इसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, तो ये H2O की संरचना के बारे में H2O का वर्णन है, तो इसके संरचना के बारे में पढ़ लिए। एवं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि H2O जब जल है तो जल कैसे बर्फ बन जाता है। तो एक रूप पहले जल है और दूसरा रूप बन गया क्या हमारा? बर्फ। तो एक रूप से दूसरे रूप में जब परिवर्तन होता है उसका भी जब अध्ययन करेंगे कि कैसे बनता है, क्या कारण है कि H2O कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलके हमारा क्या बनता है? जल बनता है। तो यहाँ पे जल कैसे बनता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तन करता है, इन सब चीजों का जब अध्ययन किया जाता है उसको हम भौतिक रसायन में अध्ययन करते हैं। किसमें? भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये एक मात्र डेफिनेशन है, ऐसे नॉर्मल चीज है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे दूसरा है अपना अकार्बनिक रसायन। यहाँ पे लिखते हैं हम आप लोगों को अकार्बनिक रसायन, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों का, यहाँ पे है कि इसके
इसके अंतर्गत ये वाला क्या करिएगा आप लोग, यहाँ पे इसको वीडियो को रोक के और इसको नोट कर लीजिए। तो ये अगला है ये हमारा कि अकार्बनिक रसायन, इसमें दो है तो दोनों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक है अकार्बनिक रसायन और यहाँ पे एक लिखते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन दोनों को साथ साथ थोड़ा लिख के समझा देते हैं आप लोगों का। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए तो इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत तत्व एवं यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कार्बन नहीं हो, जिसमें कार्बन नहीं हो। ठीक है, इसमें भी क्या किया जाता है कि अकार्बनिक रसायन में, यानी कि इसके अंतर्गत तत्वों एवं यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन में भी किया जाता है कि इसके अंतर्गत तत्वों एवं यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तत्वों एवं यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है जिसमें कार्बन हो, कार्बन हो। आइए दोनों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि अकार्बनिक रसायन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे देखिएगा दोनों में ध्यान से डिफिनेशन में कि लिखा है यहाँ पे कि इसके अंतर्गत तत्वों एवं यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत भी तत्वों एवं यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। दोनों में अंतर क्या है कि जिसमें कार्बन हो, तो जिसमें कार्बन हो और जिस तत्व और यौगिकों में कार्बन हो उसके अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं तो कार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे, यानी ऑर्गेनिक रसायन में। आइए क्या लिखा है कि जिसके अंतर्गत तत्व एवं यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कार्बन नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए मैंने, ये तत्व हो गया हमारा। Na के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, चाहे NaCl के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे H2SO4 के बारे में पढ़ रहे हैं, ETC। बताइए इसमें कार्बन है कहीं पे? Na मतलब सोडियम होता है, NaCl यानी नमक होता है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो बताइए इसमें कहीं कार्बन है? तो मतलब जिसमें कार्बन, ये तत्व और यौगिक है, ये भी तत्व और यौगिक है। और जैसे मैं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे CH4 C2H4 C2H5 यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दिए। देखिए यहाँ पे ये इसके अंतर्गत तत्व एवं यौगिकों का अध्ययन किया जा रहा है, इसमें तत्व और यौगिक है, इसमें भी तत्व और यौगिक है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक कार्बन लिख दे, ये तत्व हो गया हमारा एक कार्बन, C से कार्बन होता है तो एक तत्व हो गया। तो इसमें भी तत्व यौगिकों का अध्ययन किया जा रहा है, इसमें भी तत्व एवं यौगिकों का अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन इसमें कार्बन नहीं है। तो जिसमें कार्बन नहीं होगा अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत चला जाएगा, और जिसमें कार्बन होगा, देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो जिसमें कार्बन रहेगा वो हमारा कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अध्ययन में चला जाएगा। तो ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया कि इसमें भी तत्व एवं यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कार्बन नहीं हो, तो अकार्बनिक रसायन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लिया आप लोगों ने। अकार्बनिक रसायन इसके अंतर्गत भी तत्व एवं यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कार्बन हो, तो यहाँ उसका एग्जाम्पल वगैरह मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे वीडियो को रोक के आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जो हमारा अगला है, यहाँ पे है जीव रसायन। जीव रसायन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। जीव रसायन में देखिएगा, जीव रसायन में ये आप लोगों को लाजमी है कि जीव के बारे में या जीव जंतु पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसके अंतर्गत पौधों एवं जीव, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के शरीर में होने वाले जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। होने वाले जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम? जीव रसायन।
जीव रसायन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा जीव रसायन में लिखवाया मैंने कि इसके अंतर्गत पौधे एवं जीव जंतु, जीव में तो वही आएंगे पेड़ पौधे या तो जीव जंतु, तो पौधे एवं जीव जंतु के शरीर में होने वाले जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जीव रसायन कहते हैं। जैसे देखिएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, और यहाँ पे एक है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे जीव रसायन में इसके अंतर्गत पेड़ पौधे जीव जंतु के शरीर में होने वाले जैविक क्रियाओं का, जैसे ग्लूकोज एक जैविक क्रिया है, तो जैविक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब एक छोटा सा डेफिनेशन है, तो जीव रसायन है तो इसके अंतर्गत जीव जंतु के शरीर में होने वाले जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव रसायन कहते हैं। तो ये काफी आसान है। इसके बाद अगला क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये एक और बचा है शायद, इसमें मैं लिखवा देता हूँ, इसको आज ही के क्लास में लिखवा देता हूँ, इसको आप लोग वीडियो पर रोक के और ये इसको लिख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे अगला जो है हमारा विश्लेषणात्मक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, इसको बोलते हैं एनालिटिक केमिस्ट्री। ये देखिए इसके अंतर्गत विश्लेषणात्मक रसायन में क्या किया जाता है कि इसके अंतर्गत पदार्थों के गुणात्मक या भारात्मक का अध्ययन किया जाता है, भारात्मक का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यह देखिए मतलब विश्लेषण किया जाता है, मतलब विश्लेषणात्मक ऐसे शब्द से ही दिखाई दे रहा है एनालिटिक केमिस्ट्री कि इसके अंतर्गत पदार्थों के गुणात्मक एवं भारात्मक का अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा नाभिकीय रसायन, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत जो होगा आप लोगों का, इसके अंतर्गत नाभिकीय विखंडन, कोमा नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है, नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे सूर्य की ऊर्जा, एटम बम। देखिए यहाँ पे इसको समझाता हूं मैं आप लोगों को। ये विश्लेषणात्मक रसायन तो आ गया कि इसके अंदर पदार्थों के गुणात्मक या भारात्मक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। लेकिन नाभिकीय रसायन यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो इसके अंतर्गत नाभिकीय विखंडन, ये आप लोगों का क्लास 12th में इसको पढ़ना है कि नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, डिटेल से पढ़ना है। यहाँ पे अभी डेफिनेशन वगैरह बेसिक चीज है, इसमें आप लोगों का जो रासायनिक मूल्य अवधारणा है इसका बेसिक चीज मैंने आज लिखवाया है। तो इसके अंतर्गत नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे सूर्य की ऊर्जा, तो सूर्य की ऊर्जा किस पे काम करती है, नाभिकीय संलयन पे, तो इसलिए इसमें रखा गया। एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये सब होता है, उसमें आप लोग डिटेल से पढ़ना होगा एटम बम, हाइड्रोजन बम के बारे में, कि कौन नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, कौन नाभिकीय संलयन पे काम करता है, ठीक है। तो ये सब चीज हमारा जो हुआ, हमारा बेसिक चीज हुआ। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को स्क्रीन पे मार के और इसको पूरा उतार लीजिए, ठीक है। तो ये उतारने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। और हाँ, जब भी आप क्लास कीजिए तो वीडियो के कमेंट में अपना नाम और क्लास लिख दीजिएगा, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि आज का क्लास आपने किया है, ठीक है। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।